हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ ज्योत्सना एंड स्टार्ट करते हैं। कुछ सीडीपी के क्वेश्चंस आज मैं लेकर आई हूँ जो डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम लोग बात करेंगे। जो मेरी लाइव स्ट्रीम है वो गड़बड़ हो गई थी प्रीवियस क्लास में, इसलिए हम लोग फिर से वहाँ से थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और कुछ नए क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो हॉवर्ड गार्डनर जो हैं, जिन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात की है, मल्टीपल इंटेलिजेंस की कुछ बात की है, ठीक है। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस की इन्होंने बात की हुई है। और आईक्यू की बात करें अगर यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा है आईक्यू की अगर हम यहाँ पे बात करें तो आईक्यू मीन्स होता है इंटेलिजेंट क्वोशेंट, यानी बुद्धि लब्धि परीक्षण। तो बुद्धि लब्धि परीक्षण का जो हमारा फॉर्मूला है उसकी टर्मन बात करते हैं। 140 प्लस जो होंगे हमारे, वो क्या होंगे? प्रतिभाशाली बच्चे होंगे। तो इन्होंने कुछ इस तरीके से बताया है, MA/CA × 100, कुछ इस तरीके से इन्होंने बताया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये तो हो गया इंटेलिजेंट क्वेश्चन। अब इससे क्या कर सकते हैं आप? इसमें MA मतलब होता है मेंटल एज, और CA मतलब होता है आपका एक्चुअल एज, यानी वास्तविक, क्रोनोलॉजिकल एज बोलते हैं। और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप IQ निकाल पाएंगे, ठीक है। अब आते हैं सेकंड ऑप्शन, जो कि हमारा है। सेकंड ऑप्शन में क्या है हमारा? सेकंड ऑप्शन में है शिक्षक को चाहिए कि वैकल्पिक तरीके से उसका यूज़ करें, ठीक है। तो वैकल्पिक तरीके से यूज़ करें तो इसमें क्या है? सही बात कहा इन्होंने। कुछ 8 टाइप्स की बुद्धि बताई है इन्होंने। कितने? कुछ 8 टाइप की बुद्धि बताई है। और उसमें इन्होंने बोला कि बच्चे, एक तो स्पेयरमैन है जिन्होंने 2 टाइप की बुद्धि बताई, एक जनरल फैक्टर और दूसरा एक तो जनरल फैक्टर बताया इन्होंने, और दूसरा क्या बताया है? एस फैक्टर, ठीक है। तो जनरल तो सभी में होता है, स्पेशल कुछ अलग टाइप की योग्यता या कला होती है। जैसे किसी बच्चे को ड्राइंग अच्छी आती है, किसी बच्चे की राइटिंग अच्छी है, कोई बच्चा डांस अच्छा कर लेता है, कोई बच्चा स्पीच अच्छी दे लेता है। तो वो उसकी क्या हो गई? वो उसकी क्या हो गई आपकी? वो हो गई उसकी स्पेशल। अब बात करते हैं हॉवर्ड गार्डनर की। तो इन्होंने कुछ 8 टाइप की बुद्धि बताई है, जिसमें से वो कहते हैं शिक्षक को चाहिए कि बच्चे में कौन सी बुद्धि है उसको देख के आप उसके अकॉर्डिंग उसको टीच करिए। मान लीजिए कोई बच्चा डांस अच्छा करता है, या मान लीजिए कोई बच्चा, एक इन्होंने बताई है, एक बताइए इन्होंने इंट्रापर्सनल पर्सनल, एक इन्होंने कुछ 8वें नंबर की बुद्धि बताई है। तो इंट्रापर्सनल जो बुद्धि है उसमें क्या है? उस टाइप की बुद्धि में ये करता है कि बच्चा अपने आप को अच्छे से समझ पाता। और एक इंट्रोपर्सनल बताइए, उसमें क्या करता? वो दूसरों को अच्छे से समझ पाता, दूसरों के भाव विचार, दूसरे के बोलने का तरीका, दूसरे के अंदर के भावों को समझ पाता। तो वही है कि बच्चे में जिस प्रकार की कला है आप उसके अकॉर्डिंग उसको टीच करिए। हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज, किसी 5 साल की लड़की टी शर्ट को देखकर तय करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बताइए, इस व्यवहार को कौन सा मनोवैज्ञानिक क्या कहता है? इस व्यवहार को जो है जो जीन प्याजे क्या कहते हैं इसको? जीन प्याजे इसको कहते हैं अहम केंद्र भाषा। और ले वाइगोत्स्की इसको कहते हैं, ले वाइगोत्स्की के अनुसार ये क्या है कि बच्चा जीवन से क्रियाओं को नियमित करने प्रयास के रूप में कर रहा है। वही है कि वो सोशियोलॉजी की बात करते हैं। तो जीन प्याजे और व्याख्या अन्योन क्रिया की तो बात वो करते नहीं। यहाँ से पॉइंट पकड़े हम लोग, अन्योन क्रिया की बात जीन प्याजे बिल्कुल नहीं करते समाज के साथ। जीन प्याजे लेविन्स्की की व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुसरण। अब इसका जो बताया जा रहा है माँ के अनुसरण से भी इसका कोई संबंध नहीं है। अनुसरण जो इमिटेशन वर्ड हम पकड़ते हैं, इमिटेशन की बात करते हैं कोहलबर्ग। कौन करते हैं? कोहलबर्ग नहीं, अल्बर्ट बैंडूरा बात करते हैं। अल्बर्ट बैंडूरा जो हैं वो क्या कहते हैं? वो करते हैं कि बच्चा किसके द्वारा सीखता है? इमिटेट करके मतलब अगर वो किसी को कुछ करते हुए एक्टिविटी देखेगा तो वो सीख जाएगा। तो ये भी बिल्कुल नहीं है, ये भी ऑप्शन हटा दीजिए आप अपना,
ये ऑप्शन भी हटा दीजिए क्योंकि वो इसकी बात नहीं करते। ठीक है, इसकी बात तो की नहीं जा रही। जीन पियाजे लेविगात्स्की की व्याख्या बच्चे के विचारों की अहम केंद्रता की भी बात नहीं की जा रही। और अन्योन क्रिया इसमें बताया जा रहा, तो ये भी बात नहीं। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के लिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है लिंग। लिंग, इससे संबंधित एक क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है। लिंग क्या है? लिंग से मतलब है कि कुछ लोग क्या समझते हैं, कुछ टीचर्स होते हैं बोलते हैं लड़के लोग जो होते हैं वो मैथ्स अच्छे से कर लेते हैं और लड़कियां मैथ्स में वीक होती हैं। तो इसका कारण है कि वो लड़कियां हैं इसलिए मैथ में वीक है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन। इसके लिए इसका सामाजिक संरचना से कोई, शारीरिक संरचना से कोई मतलब नहीं है। लड़कियां भी सीख सकती हैं और लड़के भी सीख सकते हैं। सहज गुण ऐसा कुछ नहीं है, ये सहज नहीं है। जैविक सत्ता, जैविक सत्ता, ईश्वर ने तो सबको एक से गुण दिए हैं। सभी के अंदर सारी क्वालिटीज़ गॉड ने दी हैं, चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे थर्ड जेंडर हो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक संरचना। अब जानते हैं सामाजिक संरचना इसका आंसर होगा, क्यों होगा? इसका आंसर सामाजिक संरचना इसलिए होगा क्योंकि फ्रेंड्स जो समाज है उसने ही ये सब चीज़ें, रूढ़िबद्धताएँ, रूढ़ियाँ बना के रखी हैं कि लड़का एक्सपर्ट होता है, लड़कियों तो खाली घर में खाना ही बनाना है, लड़कियां कुछ नहीं कर सकती हैं, लड़कियों को खाली किचन देखना है। और लड़के क्या कर सकते हैं? आउटडोर सारी एक्टिविटी कौन करेगा? लड़का करेगा। तो ये सब किसने बनाई है रूढ़ियाँ और ऐसी सोच किसने बनाई है? हमारे समाज ने। किसने बनाई है? हमारे समाज ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट मानकीकृत यानी स्टैंडर्ड परीक्षण, जैसे कि आप किसी बच्चे को स्टैंडर्ड परीक्षण में हो जाएगा, जैसे आप किसी बच्चे का IQ कर निकाल रहे हैं, किसी बच्चे का मोटिवेशन लेवल निकाल रहे हैं, ये सब चीज़ें। तथ्यों पर आधारित प्रत्यस्मरण, प्रत्यस्मरण से मतलब है आप किसी चीज़ को पुनः याद कर रहे हैं, मेमोराइज कर रहे हैं। वस्तुपरक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, इससे कोई मतलब नहीं है। लेव वाइगोत्स्की मैंने आपको बताया, लेव वाइगोत्स्की जो हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, थोड़ा बड़ा है। लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते, मान लीजिए लेव वाइगोत्स्की से आप इंस्पायर्ड हैं, तो मैंने पहले भी बताया लेव वाइगोत्स्की की जो थ्योरी है वो सोशियो कल्चर, यानी कि इन्होंने कौन सा? समाज संस्कृति सिद्धांत दिया है। तो इसी वर्ड से आपको क्लियर हो जाएगा कि इनकी थ्योरी कौन सी है, किस पे बेस्ड है? समाज पे। तो अब जिस समाज की बात करेंगे तो स्टैंडर्ड परीक्षण की इन्होंने कुछ बात नहीं की है, इसकी भी कोई बात, प्रत्यस्मरण इसकी तो कोई बात ही नहीं की है, मेमोराइजेशन इन सब की बात पियाजे ने की है। और ये जो हमारा बहुविकल्पी, इससे कोई मतलब। तो प्रोजेक्ट मेथड, बच्चे को कोई आप एक टास्क दे दीजिए, वो क्या करेगा? उस पर वर्क करेगा और एक दूसरे से बोलेगा, किसी अपने फ्रेंड से पूछेगा, ग्रुप में बैठेगा और उसको ग्रुप में डिस्कस करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोजेक्ट, यानी सहयोगी प्रोजेक्ट। ठीक है, तो उसकी क्या होगी? क्लास में अन्योन क्रिया होगी, यानी वो क्या करेगा? अन्योन क्रिया करेगा और एक दूसरे से पूछेगा, कुछ नई नई चीज़ें भी सीख पाएगा। तो सामाजिक अन्योन क्रिया होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी कक्षा की व्यक्तिगत विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि, अब आ जाइए व्यक्तिगत विभिन्नताओं से मतलब है यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस। फ्रेंड्स, इससे मतलब है इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होता? मान लीजिए ईश्वर ने सभी बच्चों को, सभी इंसान को एक सी प्रतिभाएं, एक से कौशल, एक सी चीज़ें, एक सा स्वभाव नहीं दिया, एक सी कलाएं नहीं दी, तो उनके लिए आप एक सी शिक्षा कैसे दे सकते हैं? आप बताइए, नहीं दे सकते ना। तो सभी बच्चों के लिए क्या हम लोग को टीचिंग भी सबकी अलग अलग करनी पड़ेगी।
मतलब एक अलग अलग तरीके का सबके ऊपर मेथड अप्लाई होगा, बिकॉज ऑफ द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, क्योंकि उनकी अंदर क्षमताएं भी डिफरेंस है। कोई बच्चा मान लीजिए प्रतिभाशाली है, ठीक है, कोई बच्चा मान लीजिए मंदबुद्धि है, कोई बच्चा मान लीजिए आपका क्या है, कोई बच्चा आपका है मंदबुद्धि, कोई बच्चा है आपका, कोई बच्चा मान लीजिए आपका सामान्य बालक है, ठीक है। तो जो सामान्य की बताई है टर्मन जी ने, बुद्धि लब्धि कितना है 110, 110 वाले बालक को सामान्य कैटेगरी में रखा गया। तो कैसे उसका एक साथ ही कैसे आप पढ़ा सकते हो, तो नहीं एक साथ पढ़ा सकते हो, लेकिन उनकी डिफरेंसेस को देख के ही आप पढ़ा पाओगे। तो इसका ऑप्शन है बच्चों को उनके अंकों के आधार पर, अंकों के आधार पर आप अंक के लिए कभी नहीं पढ़ाते, ये तो ऑप्शन गलत हो गया। बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें, ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा ठीक लग रहा। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को, भाई कठोर नियम लागू करने वाले आप होते कौन है, आप कोई नहीं है, आप केवल एक सुविधा देने वाले सुविधादाता हैं, आप कुछ भी नहीं है, सब कुछ बच्चा है, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। फोर्थ ऑप्शन है बच्चा शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों, शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों, वो भी कहीं ना कहीं ठीक है, बट बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि आप इंडिविजुअल डिफरेंस देख रहे हैं, सब बच्चे भिन्न भिन्न हैं, आप समान तरीके से कैसे उन्हें पढ़ा सकते हैं, और समान तरीके से कैसे उन्हें, मान लीजिए किसी बच्चे को आप गिनती नहीं आती, 1 2 3 नहीं आती, और आप उसको टेबल सिखा दें, बताइए। किसी बच्चे को मान लीजिए टेबल आती है, तो उसको तो आप टेबल सिखा रहे हैं, ठीक है, लेकिन जिस बच्चे को 1 2 3 नहीं आती उसको आप टेबल सिखा रहे हैं, क्या ये सही है, नहीं है? तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो बच्चों से बातचीत करें, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें, यानी उससे बातचीत करें और देखें कि उस बच्चे को क्या पसंद है, उस बच्चे को कितना नॉलेज है और क्या उसको उसके आगे सिखाना चाहिए। चलिए स्टार्ट कर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है आज के लिए, वो है आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है। आकलन मीन्स होता असेसमेंट, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लोग असेसमेंट। अब देख लेते हैं असेसमेंट होता क्या है। तो फ्रेंड्स जो असेसमेंट वर्ड है उसका मतलब होता है कि आप पढ़ाइए, ठीक है, आप पढ़ाइए और पढ़ाने के साथ साथ आप टेस्ट लीजिए, वहीं कक्षा में ही टेस्ट लीजिए और देखिए कि आपने जो पढ़ाया है वो कितना कारगर हुआ और बच्चे ने कितना सीखा है। आपने पढ़ा दिया, आपका काम अब ख़त्म नहीं हो गया, आप देखिए कि आपने पढ़ाया उसको बच्चे ने कितना अचीव किया है, तब वो आपका पढ़ाना सार्थक होगा, ठीक है, तब वो आपका पढ़ाना क्या होगा, सार्थक होगा, ठीक है। तो असेसमेंट से मतलब हो गया ये। अब असेसमेंट में क्या होगा, असेसमेंट में ये होगा कि आप क्या करेंगे, आप पढ़ाएंगे फिर उसका फीडबैक लेंगे, ठीक है, और उसको फिर देखेंगे कि अगर हमारे पढ़ाने में मिस्टेक कहाँ है, फिर उसको सुधारेंगे और फिर उसको रीटीच भी करेंगे, उसको फिर जहाँ पे कमी हुई होगी उसको खुद को सुधारेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों और शिक्षकों की प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त हो, यानी आपको अपना भी देखना है और बच्चे को देखना कि बच्चे ने क्या सीखा है। ये तो नहीं है एक वर्ष में एक बात तो बिल्कुल नहीं करें आप। और ये जो आपका ऑप्शन है विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए, तुलनात्मक मूल्यांकन किसी का नहीं, आप किसी को नीचा नहीं दिखा सकते, आप किसी को ऊंचा नहीं दिखा सकते, ठीक है, क्योंकि सभी बच्चे को सीखने का हक है, सभी बच्चे को सरकार जब इतनी फैसिलिटी दे रही तो आप कैसे उनको वो कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इनके विद्यार्थियों से भय और तनाव का संघर्ष, भय और तनाव, अगर आप भय और तनाव क्रिएट कर रहे हैं तो आप पढ़ाई कर ही नहीं रहे हैं, आप उनको क्या दे रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन कर रहे हैं, नहीं, गलत है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। एनसीएफ की बात करते हैं, एनसीएफ के बारे में क्या बोला गया है, एनसीएफ के बारे में बोला गया है एनसीएफ 2000 क्या बताता है, टीचर अधिनायक, यानी इसमें ऑप्शन ए में दिया हुआ है अधिनायक नहीं है, आप डिक्टेटर नहीं है, आप अनुमति परक भी नहीं है, आप सत्ता भी नहीं दिखा सकते किसी पे, आप क्या हैं, एक आप ओनली और ओनली आप एक
फैसिलिटेटर हैं कि बच्चे की नीड को समझो और उसके अनुसार उसको आप गाइड करो और शिक्षा दो, ना कि आप अपने रूल रेगुलेशंस और अपने नियम अपने सिद्धांत उस पर थोपो। मैं फिर बोलूँगी, जो एजुकेशन है वो क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड है। आपको बच्चे की नीड को देखना है, आपको बच्चे का इंटरेस्ट देखना है, आपको बच्चे की क्षमताएं देखना है, उसके अनुसार उसकी प्रीवियस नॉलेज भी चेक करना है, उसके अनुसार आप उसको शिक्षा दें, ना कि आप अपने अनुसार कुछ भी पढ़ाएं। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। तो ये क्वेश्चन तो आप सभी जानते हैं कि 23 यानी 23 इंटू 2 46 जो टोटल हमारे क्या होते हैं और गुणसूत्र होते हैं। तो ये क्रोमोसोम्स जो 46 होते हैं, अगर इसमें से 42 या मान लीजिए 45 हो गए तो वो क्या हो जाएगा, डिसऑर्डर हो जाएगा, या फिर आपका 47 हो गए तो भी डिसऑर्डर हो जाएगा। तो जो बताए गए हैं वो कितने हैं, 23 होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। देखिए ये सिद्धांत जो है ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्या है, ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग जो थ्योरी है वो किसने दी गई है, बीएफ स्किनर। बीएफ स्किनर जिन्होंने किसकी बात की है, जो एक क्या है, व्यवहारवादी है। क्या है, एक व्यवहारवादी हैं, यानी ये क्या करते हैं, व्यवहार को पढ़कर फिर कोई डिसाइड कर पाते हैं कि बच्चा कैसे सीखेगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बीएफ स्किनर। ऑपरेंट क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी इन्हीं ने दी है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कोहलर में से किससे संबंधित है। तो देखिए मैंने जो लेक्चर्स दिए हैं उनमें एक थ्योरी कंप्लीट करवाई थी, सारी थ्योरीज में मैंने ये कंप्लीट करवाए हुए, इसमें बताया हुआ है कि कोहलर, कोफका, वर्डहाइमर, ये जिनको हम लोग बोलते हैं वर्दीमीर भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो कोहलर, कोफका, वर्डहाइमर और दूसरे क्या हैं, कर्ट लेविन। एक और कौन है, कर्ट लेविन। ये चारों जो मनोवैज्ञानिक हैं ये किस संप्रदाय से रिलेटिव हैं, ये जो है हमारे गेस्टाल्टिज्म से रिलेटिव है। किससे हैं फ्रेंड्स, गेस्टाल्टिज्म, जिन्होंने क्या दी, अधिगम की थ्योरी दी, लर्निंग थ्योरी दी है, सीखने के सिद्धांत दिए हैं। इन्होंने बेसिकली जो कोहलर है, इन्होंने एक चिंपांजी जिसका नाम भी कभी कभी सुल्तान पूछ लिया था, कुछ करके ऐसे ही है। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला है कि बच्चा क्या करता है, उसमें एक बंदर रहता था, वो चिंपांजी, वो क्या करता था, वो ये करता था कि वो कुछ बनाना टंगे हुए होते थे तो उनको क्या करने की कोशिश करता था, तोड़ने की कोशिश। फिर वो काफ़ी उचक उचक के तोड़ने की कोशिश करी, बट वो क्या हुआ, सफल नहीं हुआ। तो फिर उसने क्या किया, उसने दिमाग में एक अचानक ही उसके एक आइडिया आ गया और उसने एक क्या रखा, स्टूल रखा, उस पर चढ़ के तोड़ लिए, यानी उसके अचानक दिमाग में एक आइडिया आ गया। तो ये लोग क्या हैं, अंतर्दृष्टि, अचानक से एक सडन सॉल्यूशन आया। तो ये किससे रिलेटिव है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत इन्होंने कोहलर जी ने दिया, और ये किससे, इनसाइटफुल लर्निंग की इन्होंने लर्निंग की थ्योरी दी है। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के संपादक, इस क्वेश्चन का आंसर है कैटल। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, शिक्षण हेतु मानसिक उद्दीलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है। मानसिक उद्दीलन एक जो टर्म है, ये टर्म है बेसिकली किससे, क्रिएटिविटी से रिलेटिव, ये हमारी है क्रिएटिविटी से रिलेटिव, ये टर्म है जो क्रिएटिविटी में क्या है। अब इसमें क्या होता है, क्रिएट करने की मतलब सृजनात्मकता, इंस्पायर्ड करते बच्चे को ना, उससे रिलेटिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है। देखिए मैं आपको बता दूं, गोलमैन जो है उन्होंने इंटेलिजेंस थ्योरी दी है, इंटेलिजेंस कुछ प्रकार की बुद्धि बताई हुई है उन्होंने, तो इसलिए संवेगात्मक यानी इमोशनल इंटेलिजेंस से, इमोशंस के कुछ टाइप बताएं, इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड। समाज से इनका कोई मतलब नहीं है, अध्यात्म से नहीं है, सामान्य बुद्धि तो स्पीयरमैन की है, मैंने पहले ही बता दिया है। चलिए
नेक्स्ट देखते हैं हमारा जो है क्वेश्चंस वो क्या है, थोड़ा जूम कर देती हूँ, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन शेष में से भिन्न है। तो इनमें से डिफरेंट देखना है। अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, चलिए अधिगम का सिद्धांत, फिर समान अवयवों का सिद्धांत, फिर सामान्यीकरण का सिद्धांत। तो ये तीनों सही हैं और ये क्या है, इसमें से बेमेल है, यानी इसका कोई यहाँ पे मतलब नहीं है कि हमारी मोटिवेशन की थ्योरी है, ये हमारी जो है मोटिवेशन थ्योरी है। क्या है, मोटिवेशन थ्योरी है, यानी प्रेरणा का सिद्धांत, अभी प्रेरणा का सिद्धांत है और इसको किसने दिया था, इसको CH हल ने दिया हुआ था। ये थ्योरी हमारी CH हल ने दी थी। इसका भी कुछ सर्किल है, क्लास में मैं इसको डिस्कस करूँगी विथ प्रॉपर डायग्राम। अभी तो यहाँ पे क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं, तो ये इससे डिफरेंट है इन सब से, ये सारी लर्निंग थ्योरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है, देखिए जो हमारा संज्ञानात्मक संप्राप्ति है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, संज्ञान यानी दिमाग से संबंध है इसका संबंध किससे है, दिमाग से। तो हमारा जो इससे संबंध है, तो सबसे पहले क्या होता, आपने ब्लूम टैक्सोनॉमी सुनी होगी। ब्लूम टैक्सोनॉमी में क्या होता, ब्लूम टैक्सोनॉमी में क्या होता, सबसे पहले वो किसकी बात करते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी में, देखिए थोड़ा सा इसको वो कर देते हैं, ठीक है अब ठीक है। हाँ, ब्लूम टैक्सोनॉमी है जो फ्रेंड्स हमारी, उसमें सबसे पहले बात करते हैं नॉलेज, फिर अंडरस्टैंडिंग, हालांकि अब रिवाइज टैक्सोनॉमी आ गई है, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, फिर एप्लीकेशन, कुछ 6 इसके स्टेप हैं, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, ये नहीं एप्लीकेशन, फिर संश्लेषण, एनालिसिस जिसको हम लोग बोल सकते हैं एनालिसिस, फिर सिंथेसिस, कुछ इस तरीके से इसके 5 या 6 स्टेप्स दिए गए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स इसमें आएगा आपका क्या, नॉलेज आएगा, सबसे पहला, सबसे छोटी चीज़ है नॉलेज। सबसे पहले आप ज्ञान का संग्रहण करेंगे, फिर अंडरस्टैंडिंग यानी उसको आप क्या करेंगे, समझेंगे, समझ विकसित करेंगे, फिर आप क्या करेंगे नॉलेज, फिर एप्लीकेशन यानी उसको आप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, कोई भी नॉलेज आपने प्राप्त करी फिर उसको आप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, फिर आप उसके बाद क्या करेंगे, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, फिर सिंथेसिस यानी फिर उसको जोड़ेंगे, सारे उसके टर्म्स सभी तरीके से जोड़ेंगे, फिर उसके बाद आप क्या करने वाले हैं, फिर एनालिसिस, एनालिसिस यानी आप उसका क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे उसको कि इसका सार क्या निकल के है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ओके। एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण है हमारा किसका, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण की। इसकी बात जो है थॉर्नडाइक करते हैं, थॉर्नडाइक ने लर्निंग थ्योरी हमारी दी हुई है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण है। अब जान लेते हैं कि अधिगम का पठार फ्रेंड्स होता क्या है। इस जूम में हो पा रहा है, हमारा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं अधिगम का जो पठार, अधिगम का पठार है ये क्या होता है। देखिए मैं आपको बता दूं कि जब हम लोग पढ़ते रहते हैं, पढ़ते जाते हैं, कोई क्लास में हम लोग लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, मान लीजिएगा हम लोग कोई लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, अब पढ़ते कंटिन्यू लेक्चर पढ़ाई करते हुए कहीं ना कहीं पे जाके हमारी रुक जाती है स्टडी, क्या हो जाती, रुक जाती, कहीं क्या आ जाती, बाधाएं आ जाती हैं। मान लीजिए उस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आकर हम लोग क्या हो गए, रुक गए, वहाँ से ना हमारी स्टडी ऊपर हो रही है और ना ही मतलब यानी एक बाधा बन गई, वहाँ पे क्या हो गई, एक क्या बन गई, हमारी बाधा बन गई, ठीक है। तो वही होता अधिगम का पठार। अब इसका कारण प्रेरणा की सीमा, शारीरिक सीमा, ज्ञान की सीमा, ये सब हो सकते हैं। इसका रीज़न क्या हो सकता है, मान लीजिए हमें बोरिंग लग रहा है, कोई टॉपिक बोरिंग लग रहा है, तो वह कहीं ना कहीं हमें क्या, मोटिवेट करने की कमी है, मोटिवेशन की।
या मान लीजिए हमारे सर में दर्द हो रहा है, हमें हेडेक हो रहा है, तो हमारा पढ़ने में मन नहीं लगेगा। कोई भी अच्छे मोटिवेशनल अच्छे लेक्चर देता रहे बट हम नहीं पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं फिजिकल सीमा भी हो सकती है। अब मान लीजिए ज्ञान की सीमा से इसका क्या संबंध है? अब देखिए फ्रेंड्स, जो ज्ञान की सीमा उससे इसका ये संबंध है कि आप मान लीजिए आप मुझे सिखा रहे हैं ABCD और मुझे आती है पूरे सेंटेंस या स्पेलिंग तक बनाना, और आप मुझे सिखा रहे हैं ABCD जी, बताइए मेरा मन लगेगा पढ़ने में? बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि वो चीज़ मुझे पहले से आती है। आप वो सिखाएंगे तो मैं तो कहीं ना कहीं बोर हो जाऊँगा ना। तो इसलिए इसका राइट आंसर विद्यालय का असहयोग हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है गाइज वो है अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन या कथन किसने दिया था? अधिगम और अनुभव, मान लीजिए लर्निंग, अधिगम से मतलब है लर्निंग, अनुभव यानी एक्सपीरियंस, और प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग। इनके परिणाम स्वरूप अगर किसी के व्यवहार में कोई चेंज आ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? लर्निंग बोल सकते हैं। यानी सॉरी, इस स्टेटमेंट का एक्चुअल मतलब है एक्सपेरिमेंट और ट्रेनिंग। इन दोनों को जोड़कर, इन दोनों के द्वारा अगर हम में कोई चेंज आ रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? लर्निंग कहेंगे। ये किसने कहा है? ये कहा है गेट्स ने। ये स्टेटमेंट है गेट का। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है स्टैमफोर्ड बिने मापन। तो मैं आपको बता दूं, ये जो है आपका स्टैमफोर्ड बिने मापन, स्टैमफोर्ड बिने मापन, ये हमारा किससे संबंधित है? ये हमारा बुद्धि से संबंधित। ठीक है, तो यही थे फ्रेंड्स आज के लिए कुछ क्वेश्चंस जो आई होप आप लोगों को पसंद आए होंगे। और अगर पसंद आए हों तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आप सभी का धन्यवाद। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं मोटिवेट हूँ अंदर से और भी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए ला पाऊँ। बस यही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सभी को